चलिए हम लोग देखते हैं मिरर पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग जान चुके हैं मिरर होता क्या है, दर्पण होता क्या है, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। अब पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे दर्पण से संबंधित कुछ तथ्य। चलिए देखते हैं दर्पण का फिगर कैसा होता है, दर्पण होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जाने होंगे, एक होता है हमारा समतल दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण। और जो समतल दर्पण होता है हमारा, समतल जो दर्पण होता है, इसका परावर्तक सतह हमेशा किसी एक समतल का भाग होता है। क्या होता है? किसी समतल का भाग होता है। और समतल दर्पण में केवल दो ही भाग होते हैं। एक सतह जो होता है, कैसा सतह होता है बाबू? पहला सतह क्या होता है? परावर्तक होता है। क्या होता है? और दूसरा सतह क्या होता है? कलई या रजतित हुआ होता है। और यहाँ पे देखिए चित्र में आपको जो MN दिख रहा है, यह एक क्या है? क्या है बाबू? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? ये रहा हमारा समतल दर्पण। समतल दर्पण से संबंधित कुछ तथ्य हम लोग जानेंगे अभी। समतल दर्पण में कोई फोकस नहीं होता है। अगर आपसे समतल दर्पण का कोई फोकस पूछता है तो वो क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? फोकस, कोई फोकस समतल दर्पण में फोकस नहीं पाया जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए जानते हैं समतल दर्पण में फोकस क्यों नहीं पाया जाता है। क्योंकि वो फोकस तभी प्राप्त होता है जब तक परावर्तक सतह हमारा किसी वक्रीय नहीं होगा, तब तक हमें फोकस दूरी प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि मुख्य फोकस को फोकस, और ये जो मुख्य फोकस होता है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। आगे हम लोग जानेंगे गोलीय दर्पण वाले पार्ट में। बात समझ में आ गई? किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है? किसी को यहाँ तक समतल दर्पण में कोई दिक्कत है? चलिए समझते हैं। अब हम इसके बाद समतल दर्पण के बाद हम लोग जाने होंगे अगला गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण? अब गोलीय दर्पण कहते किसे हैं ना? इसको इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर कहते हैं, इसको प्लेन मिरर कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण कहते किसे हैं? तो देखिए, जब जिस दर्पण का परावर्तक सतह, क्या सतह जो होता है किसी गोले का भाग हो, क्या हो? किसी गोले का भाग हो। हाँ, गोले का भाग हो, तब इसको, इस प्रकार के दर्पण को कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोले की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? तो गोला जो होना चाहिए बाबू, कैसा होना चाहिए? खोखला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? खोखला होना चाहिए। बात समझ में आ गई? यानी कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण हम लोग को पढ़ना है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? एक होता है अवतल और कोई दिक्कत? चलिए अब हम समझते हैं गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण क्या है और अवतल दर्पण क्या है। बात समझ में आई? तो देखिए, सपोज कीजिए ये किसी खोखले गोले का भाग है, ठीक है, और इस गोले को बीचों बीच, अब मान लीजिए बाबू ये गोला है तो किसके समान है? वृत्त के समान है। क्या है? वृत्त के समान। किसके समान है? वृत्त के समान। अब वृत्त के समान है तो इसमें कुछ एक केंद्र होगा, आपका C होगा, और C से जो परिधि को टच करेगी लाइन, इसे क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और जो यहाँ से यहाँ तक टच करेगी उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो चलिए हम क्या करते हैं, इस गोले को दो बराबर भागों में बांट देते हैं। क्या करते हैं? दो बराबर भागों में बांट देते हैं। एक बार ध्यान से देखिए, सेंटर तो हमारा ये है ना जी, तो गोले को चाहे आप इस तरह से बांटिए चाहे इस तरह से बांटिए। अगर गोला को हम इस तरह से बांटते हैं तो हमारा ये बिंदु क्या हुआ बाबू? वक्रता केंद्र हुआ। क्या हुआ? अब देखिए यहाँ पे दो गोला आपको प्राप्त होगा, दो अर्ध गोला प्राप्त होगा। क्या होगा? और एक को बाहर से कर दीजिए और एक को क्या, कहां से? कहां से बाबू? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो जब किसी खोखले गोले का भाग बाहर से कलई किया हुआ हो, तब उस प्रकार के दर्पण को कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण का हो। क्योंकि देखिए, कभी भी आपको बाबू इस प्रकार का आप C लिखिएगा तो उसमें दो तरह की दो सतह प्राप्त होंगे। कहीं पे भी आप C लिखिएगा तो दो सतह प्राप्त होगा, एक आपका उठा हुआ सतह और एक धंसा हुआ सतह। जब उठे हुए सतह पर पेंट किया जाएगा, जब सतह उठा हुआ है और पेंट किया गया है, तब दर्पण की प्रकृति क्या होगी?
जब उठा हुआ सतह पेंट हुआ हो तो कौन सा दर्पण, और जब झुका हुआ सतह पेंट किया हुआ हो तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, चलिए अब जानते हैं हम लोग इसमें होता क्या क्या है। बात समझ में आ गई? तो ये रहा मेरा स्केल। चलिए समझते हैं हम। तो सपोज कीजिए हम यहाँ पे एक अवतल दर्पण बनाते हैं, एक दर्पण बनाते हैं। ठीक है, अब इस दर्पण को हम क्या करते हैं बाबू, सिंपल सी बात है कि ये किसी कोई अर्धगोला है तो इसमें एक केंद्र होगा, होगा कि नहीं होगा? कोई एक केंद्र हमको यहाँ पे प्राप्त हुआ। बात समझ में आ गई? अब इस केंद्र को कहां से, परिधि से मिलाते हैं। क्या करते हैं? परिधि से मिला दिए, एक बिंदु यहाँ पे प्राप्त हुआ है, और ये जो बिंदु प्राप्त होगा इस दर्पण के चौड़ाई के लगभग लगभग मध्य में प्राप्त होगा। लेकिन अभी तक ये जो आपका दर्पण दिख रहा है, जिसको आप दर्पण कह रहे हैं, ये दर्पण है नहीं, अभी महज एक कांच का टुकड़ा है। ये दर्पण कब बनेगा बाबू? जब इसका कोई एक सिरा क्या हो जाएगा, कलई या पेंट हो जाएगा ना हो, अब जाके आपका ये जो कांच का टुकड़ा था क्या बन गया? मान लीजिए आप PQ मान लीजिए एक, इसको PQ हमारा एक क्या है, दर्पण है। ठीक है, अब चलिए हम समझते हैं यहाँ पे दर्पण है तो दर्पण के किसी भी वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अब देखिए यहाँ पे एक बाबू होता है कि दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसको पोल POLE पोल द्वारा सूचित किया जाता है। दर्पण के मध्य बिंदु को, तो अब कहोगे कि सर दर्पण में कौन सा मध्य बिंदु? तो देख बाबू, दर्पण का कुछ ना कुछ चौड़ाई है कि नहीं है? कुछ ना कुछ चौड़ाई है ना। तो दर्पण के चौड़ाई के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। दर्पण के चौड़ाई के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं? किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये हमारा हो गया दर्पण का ध्रुव। बात समझ में आ गई? अब चलिए समझते हैं हम यहां से। और ध्रुव और सी को, किसको? ध्रुव और सी को मिलाने वाली, P और C को मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बाबू? वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं? परिधि से केंद्र तक मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? कहते हैं। उसी प्रकार से ध्रुव P और केंद्र C को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? और वक्रता त्रिज्या को हमेशा किसके द्वारा सूचित? कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब समझते हैं वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण का भाग जिस खोखले गोले का भाग हो, यानी कि उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो या फिर, अगर जिस किसी भी खोखले गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं बाबू? क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसे प्रायः C द्वारा सूचित। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बाबू? किसी को कोई दिक्कत? अब चलिए जानते हैं हम, ये तो हमारा दर्पण से संबंधित कुछ फैक्ट था। अब चलिए जानते हैं दर्पण में कुछ और। ठीक है, तो देखिए जो हमारा वक्रता त्रिज्या अब लंबा होगा, ठीक ना, जो लंबा होगा तब इसको दर्पण के व्यू से वक्रता त्रिज्या को तो वक्रता त्रिज्या ही कहते ही हैं, लेकिन अनंत से आती हुई रेखा, अनंत से आती हुई रेखा जो वक्रता त्रिज्या से होते हुए ध्रुव तक जाती है, अनंत से आती हुई रेखा जो वक्रता त्रिज्या से होते हुए ध्रुव P तक पहुंचती है, तब उसे बाबू मुख्य या प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बाबू? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए जानते हैं आगे, चलिए जानते हैं आगे। आगे देखिए बाबू, अब किसी प्रकाश स्रोत से निकली, एक होता है बाबू दर्पण में आप पढ़े होंगे मुख्य फोकस। क्या पढ़े होंगे? मुख्य फोकस। तो कहते किसे? चलिए जान जाते हैं हम लोग। तो देखिए जब किसी प्रकाश स्रोत से निकली हुई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, और दर्पण से परावर्तन के बाद, किसके बाद? परावर्तन के बाद मुख्य या प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है,
तब प्राप्त बिंदु क्या कहलाता है बाबू? क्या हो? और मुख्य फोकस को प्रायः बड़ा एफ द्वारा सूचित किसी को कोई दिक्कत? यह बिंदु क्या है? मुख्य फोकस क्या है? और मुख्य फोकस को प्रायः किसके द्वारा? बड़ा एफ द्वारा। किसके द्वारा? अब देखिए बाबू यहाँ पे एक आ जाती है। अब यहाँ से ध्रुव तक की कुछ दूरी है कि नहीं है? इस दूरी को कहते हैं फोकसांतर। क्या कहते हैं? या फिर फोकस दूरी। क्या कहते हैं? क्या हो? देखिए अब देखिए मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। और फोकस दूरी को प्रायः छोटा एफ द्वारा सूचित किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत बाबू? मुख्य फोकस का एक और परिभाषा होता है कि मुख्य फोकस प्रायः वक्रता त्रिज्या को दो बराबर भागों में और यही बांटती है। और यहीं से बाबू आपका फॉर्मूला प्राप्त होता है एफ बराबर आर बाई। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख्य फोकस और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो हमेशा बाबू मुख्य फोकस वक्रता त्रिज्या जो होता है मुख्य फोकस से दुगना होता है। कितना होता है? यानी कि अगर इस दोनों को इक्वल करिएगा तो 2f इक्वल टू आर आएगा। क्या आएगा? हेने देख बाबू, हेने बाई में बा, हेने आई तो हेने बाई में बा, तो हेने आई तो मिर्गी में देख ले। एफ बराबर आर बाई 2, इसी से फॉर्मूला प्राप्त होता है 2f बराबर। किसी को कोई दिक्कत? यानी कि वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस में क्या संबंध है? हमेशा मुख्य फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है ना, या फिर अरे वक्रता त्रिज्या से दुगना होता है। वक्रता त्रिज्या जो होता है मुख्य फोकस का दुगना होता है, और मुख्य फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या का कितना होता है? आधा होता है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है किसी को? किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे जानते हैं हम लोग। मुख्य फोकस हम लोग समझ में आ गए। अब देखिए बाबू यहाँ पे दर्पण का कुछ चौड़ाई है कि नहीं है? तो PQ जो हमारा प्राप्त होगा ये दर्पण का क्या है? द्वारक है। क्या है? दर्पण का क्या है? तो दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का। किसी को कोई दिक्कत है इतने फैक्ट में? किसी को कोई दिक्कत है? जब तक इतना समझ में नहीं आएगा तब तक आप दर्पण में प्रतिबिंब नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, आगे बताते हैं हम।